नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत को यूरेनियम देने पर सहमत कनाडा। अगले 5 साल में 3000 मीट्रिक टन की आपूर्ति। प्रधानमंत्री ने टोरंटो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। यमन में तनाव के बीच नौसेना का अंतिम बचाव अभियान। 410 लोगों को जिबूती पहुंचाया गया। राहत अभियान समाप्ति की घोषणा। मसरत आलम और गिलानी के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। पाकिस्तान के समर्थन में लगाए थे नारे, अब तक गिरफ्तारी नहीं। आम आदमी पार्टी में कलह बढ़ी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर अनुशासन समिति लेगी फैसला। पार्टी से निकालने के संकेत। गन्ना किसानों पर अहम बैठक आज। 13 गन्ना उत्पादक राज्य होंगे शामिल। आयात शुल्क बढ़ाकर 40% करने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले टोरंटो के रिको कॉलेजियम स्टेडियम में हजारों भारतीयों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया को बेहतरीन मानव संसाधन उपलब्ध कराने की ताकत है। नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति के जरिए भारत की ताकत को बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को भारत में लागू की जा रही अलग अलग नीतियों के बारे में भी बताया। विकास के केंद्र में मेरे दिमाग में 80 करोड़ नौजवान हैं, जिनके हाथ में हुनर हो, जिनको रोजगार का अवसर हो। वे मिट्टी में से सोना बनाने की ताकत रखते हैं और देश सोने की चिड़िया फिर एक बार बन सकता है। दोस्तों, कनाडा अगले 5 साल तक भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को यूरेनियम देने पर सहमत हो गया है। ओटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडियाई प्रधानमंत्री हार्पर के बीच बातचीत में इस पर सहमति बनी। करार के तहत कनाडा भारत को अगले 5 साल में 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति करेगा, जिसकी अनुमानित कीमत $254 मिलियन होगी। कनाडा की केमिको कॉर्पोरेशन इस साल से ही आपूर्ति शुरू कर देगी। भारत और कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बाजार खोलने संबंधी समझौते की रूपरेखा सितंबर तक तैयार कर ली जाएगी। रूस और कजाकिस्तान के बाद कनाडा तीसरा देश है जो भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। जर्मनी से कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री की कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से मुलाकात हुई। कनाडा भारत को यूरेनियम आपूर्ति करने पर सहमत हुआ है। 2010 में हुए परमाणु समझौते के मुताबिक ये आपूर्ति 5 साल के लिए होगी। भारत और कनाडा का यूरेनियम एक प्रकार से विश्वास का प्रतीक है और मैं मानता हूं विश्वास ये सबसे बड़ी एनर्जी है जो आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को बढ़ाएगी। The untapped trade potential between our countries is enormous. Canada has what India needs, and vice versa. To that end, I'm pleased to note that Cameco will supply Saskatchewan uranium for India's atomic energy program over the next 5 years. भारत और कनाडा आर्थिक सहयोग के लिए नया फ्रेमवर्क बनाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कनाडा से सहयोग की मांग की। भारत को जिन रॉ मटेरियल की आवश्यकता है वो उसका भंडार कनाडा के पास भरा पड़ा है। तो ये हमारा ऐसा संबंध है कि ऐसा नाता है जो आपकी विपुलता और हमारी आवश्यकता को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने कनाडा के नागरिकों के लिए उदार वीजा प्रणाली की भी घोषणा की है। दोनों देशों के बीच स्किल डेवलपमेंट को लेकर 13 करार हुए हैं। फ्रांस और जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के तहत कनाडा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भारत का पसंदीदा साझेदार बनना चाहता है। भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जूली बिशप ने चेन्नई में कहा कि भारत दुनिया का तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। उन्होंने माना कि आर्थिक विकास को और रफ्तार देने के लिए भारत को भविष्य में भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी।
जूली बिशप का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम, कोयला और गैस का भरोसेमंद आपूर्ति करता है। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया भारत का साझेदार बनने की ख्वाहिश रखता है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर भी समझौते हो चुके हैं। जूली बिशप ने यूरेनियम आपूर्ति शुरू करने से जुड़ी प्रक्रिया इस साल में ही पूरी होने की उम्मीद जताई। उन्होंने इस साल ही दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौता होने के भी संकेत दिए हैं। We can assist in energy needs. Australia is a significant exporter of coal, of gas, of uranium. Also in the area of agriculture and aquaculture. We also have experience and much to offer in the education sphere, skills training, the health sector. जम्मू कश्मीर सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम व सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। इन पर पाकिस्तान के समर्थन में झंडे लहराने और नारे लगाने का आरोप है। हालांकि अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। मसरत आलम ने इस रैली का आयोजन सैयद अली शाह गिलानी के स्वागत में किया था। राज्य सरकार ने कहा है कि ये देश की इमेज खराब करने की साजिश है। कुछ लोग शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते। We have taken note of it and we have encouraged the state government to initiate action against such people. What is the main objective of our party is to have peace, and these are all those elements who don't want peace in the valley. So this is all, whatever is going is really conspiracy that they don't want, at the end of the day they don't want peace in the valley. पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बीती शाम सीमा पर फायरिंग की। ये फायरिंग कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में की गई। बीएसएफ की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया गया है। करीब 20 मिनट हुई इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गन्ना किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए आज केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में 13 गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें बकाया भुगतान का समाधान निकालने के लिए खाद्य मंत्री की तरफ से कोई पहल की जा सकती है। इससे पहले बुधवार को रामविलास पासवान ने गन्ना किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गन्ना किसानों और मिल मालिकों की चिंताओं को दूर करना है। बैठक में गन्ना किसानों ने चीनी पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 40% करने की मांग की। जनता परिवार के 6 दलों की विलय का बुधवार को औपचारिक ऐलान हो गया, लेकिन नई पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह पर फैसला नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव नए दल के अध्यक्ष होंगे। नई पार्टी का मुख्य एजेंडा बीजेपी के मुकाबले में खुद को खड़ा करना है। जनता परिवार के 6 दल आखिरकार विलय पर सहमत हो गए। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, आईएनएलडी और समाजवादी जनता पार्टी के प्रतिनिधि मुलायम सिंह के आवास पर जमा हुए, जहां विलय पर सहमति बनी। मुलायम सिंह यादव को विलय के बाद बनने वाली पार्टी और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह, झंडे, संगठन और पार्टी की नीतियों पर बाद में फैसला होगा, जिसके लिए मुलायम सिंह की अध्यक्षता में समिति बना दी गई है। जो प्रस्ताव बना है, सारा प्रस्ताव जो यूनानिमसली निर्णय लिया गया, आम सहमति से बना है। सभी 6 दलों के नेताओं की बैठक में नए दल के गठन का निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से तय हुआ। जनता परिवार के दलों ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुटता की बात कही है। मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर अहंकार करने का आरोप लगाया है। देश को होते हुए दिल्ली की सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। ये पहली सरकार है जिसने विपक्षी दलों की कभी राय नहीं ली। हमेशा कोई भी सरकार रही तो विपक्षी दल के नेताओं को बुलाते थे, उनकी राय लेते थे, बातचीत करते थे और लोकतांत्रिक तरीके से काम भी करते थे। अब एक मजबूत दल के रूप में यह नया दल उभरेगा और देश की राजनीति को दिशा देगा। उधर बीजेपी ने इस जनता परिवार के दलों के विलय को बिहार चुनाव के मद्देनजर अवसरवादी और भटका हुआ गठबंधन करार दिया है। ये जनता परिवार का जो विलय हुआ है वो बिहार को ध्यान में रख के हुआ है। ये लोग डरे हुए हैं
इनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं, लेकिन ये दल अगर मिल भी जाएं तो वो बीजेपी को रोक नहीं सकते। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद जनता परिवार के दलों ने एकजुटता के प्रयास शुरू किए थे। दरअसल 1977 में कांग्रेस के खिलाफ तमाम राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाया था, लेकिन बाद में ये कुनबा बिखरता चला गया। फिलहाल जनता परिवार के इन दलों का असर 5 राज्यों में है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जनता परिवार के दल सत्ता में हैं। इन दलों के लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 30 सांसद हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जनता परिवार की एकजुटता का असली इम्तिहान तभी होगा। एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर जनता परिवार की एकजुटता पर कायम रह पाएंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। कैमरामैन विजय के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जनता परिवार के दलों के विलय को बीजेपी ने भले ही चुनौती मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन बिहार चुनाव के पहले बन रहे समीकरणों पर पार्टी की पैनी नजर है। बीजेपी को ये एहसास है कि ये विलय बिहार में नई स्थितियां बनाएगा और पार्टी के मिशन बिहार के लिए ये चुनौती भरा भी साबित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता परिवार के दलों का विलय निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नई चुनौती है। दिल्ली के चुनावों में करारी हार के बाद नीतीश लालू का गठजोड़ बीजेपी के लिए बिहार चुनावों में परीक्षा से कम नहीं होगा। बीजेपी के लिए ये चुनाव पार्टी के विस्तार और नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे दोनों लिहाज से बड़ा चुनाव होगा। हालांकि बीजेपी जनता परिवार के दलों के विलय को चुनौती मानने से इनकार कर रही है। In politics, arithmetic works. So if two parties come together, the arithmetics dictates that they will benefit by coming together. But then there is also the chemistry that works and the compatibility. बीते लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 40 में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। उस चुनाव में बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इस बात की प्रबल संभावना है कि ये पार्टियां विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगी, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर पार्टी दुविधा में है। मांझी पार्टी के शीर्ष नेताओं से कई दौर की मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अभी कुछ लगा नहीं है। We have certainly criticized the Janata Dal United's attempts, Nitish Kumar's attempts to dethrone or humiliate a Dalit chief minister. But as far as the forthcoming assembly elections are concerned, I think what possibilities will happen, what possibilities will emerge, will only be known over a period of time. लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के अलावा बिहार में बीजेपी सही सामाजिक समीकरण बनाने में कामयाब रही थी, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग समय और पृष्ठभूमि में होगा। इसके अलावा दिल्ली के अनुभव के बाद पार्टी को कई और बातों का भी ध्यान रखना होगा। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अगर किसी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दे, तो ये जरूरी नहीं है कि स्थानीय नेता और पार्टी कार्यकर्ता उस फैसले को मन से स्वीकार भी कर लें। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी ने बागियों पर फैसला लेने का काम पार्टी की अनुशासन समिति पर छोड़ दिया है। ये फैसला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएससी की बैठक में लिया गया। इसके बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समेत 4 नेताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने बागी नेताओं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा का मामला बुधवार को पार्टी की राष्ट्रीय अनुशासन समिति को सौंप दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई पीएससी की बैठक में ये फैसला लिया गया। चारों बागी नेताओं के खिलाफ अब अनुशासन समिति अंतिम फैसला लेगी। श्री योगेंद्र यादव, श्री प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और श्री अजीत झा के पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय अनुशासन समिति को भेज दिया है। इस पर अगली कार्रवाई और फैसला राष्ट्रीय अनुशासन समिति लेगी। पार्टी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ भी 22 अप्रैल को प्रदर्शन करने का ऐलान किया। 22 अप्रैल को होने वाले संसद मार्च के जरिए भूमि अधिग्रहण बिल का काला कानून केंद्र सरकार वापस ले, इसकी मांग पुरजोर तरीके से पार्टी के द्वारा की जाएगी। दूसरी तरफ बागी नेताओं के गुट ने स्वराज अभियान पर काम करना शुरू कर दिया है।
प्रोफेसर आनंद कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए गए 8 सदस्य को इस आंदोलन की दिशा तय करने का जिम्मा सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी और देश की तमाम पार्टियों के तमाम लोग कई अभियानों में हिस्सा लेते हैं। मैं जानता हूँ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वो किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, स्वराज अभियान में क्यों भाग नहीं ले सकते, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने मंगलवार को गुड़गांव में स्वराज संवाद का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा गया, जिसके बाद इन दोनों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा था। दोनों नेताओं को 4 मार्च को पीएसी से पहले ही बाहर किया जा चुका है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जून में आगामी बजट सत्र के दौरान जन लोकपाल बिल पेश करने की तैयारी में है। पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि जन लोकपाल बिल पर काम शुरू हो गया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 2014 में दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए विधेयक की समीक्षा की जा रही है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मतदाताओं ने सत्ताधारी दल पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश की चरखारी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की बांद्रा पूर्व सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण राणे चुनाव हार गए हैं। ये जश्न है शिवसेना की जीत का। महाराष्ट्र में बांद्रा पूर्व सीट पर शिवसेना ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव के रोचक मुकाबले में कांग्रेस नेता नारायण राणे शिवसेना की उम्मीदवार तृप्ति सावंत से 19,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। ये सीट तृप्ति के पति बाला सावंत के निधन से खाली हुई थी। लोगों ने भावना के ऊपर वोटिंग किया। मैं हमारा मुद्दा था डेवलपमेंट का, विकास का, नागरिक सुविधा का मुद्दा था। वहीं तासगांव सीट पर एनसीपी का दबदबा कायम रहा। एनसीपी नेता आर पाटिल के निधन से खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी सुमन पाटिल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में दोनों नेताओं के प्रति सहानुभूति थी और नतीजे ये दर्शाते हैं कि सहानुभूति का इन नतीजों पर बड़ा प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश की चरखारी सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार उर्मिला देवी राजपूत ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड की भगवानपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। पार्टी उम्मीदवार ममता राकेश ने बीजेपी के राजपाल सिंह को करीब 37,000 मतों से हरा दिया। उधर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने धुरी विधानसभा सीट कांग्रेस से छीन ली है। पार्टी उम्मीदवार गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी सिमर प्रताप सिंह को हराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने पर अहम बैठक आज। सफेद सोना थी कपास, अब है किसानों के गले की फांस। हम चर्चा कर रहे हैं देश में कपास किसानों की बदहाली की। घटते दाम, बढ़ती लागत, मौसम की मार, किसान की हार। देश के कपास किसानों के संकट पर देखिए कपास किसानों की पीड़ा, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कोठे देख लो माया। पंजाब की मिट्टी का खालिस रंग, सहजता और सरलता है मिजाज में। स्ट्रगल को मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया। मैं किसी के भी घर में जाता था, कभी नहीं भी अच्छी तरह रहते थे, उस माहौल को बहुत एंजॉय करते थे। जिनकी आवाज से झूमा बॉलीवुड भी, और जहां सूफियाना कलाम की है चाशनी भी। मिलिए शख्सियत में जसबीर जस्सी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कोई गल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी कानून की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर बुधवार को संविधान पीठ सुनवाई शुरू नहीं कर पाई। 5 जजों वाली पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस ए आर दवे ने बेंच में होने पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि दवे एनजेएसी के सदस्य हैं, इसलिए उनका सुनवाई करना सही नहीं होगा। इसके बाद जस्टिस दवे ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया।
जल्दी संविधान पीठ का फिर से गठन होगा और इसके बाद सुनवाई शुरू होगी। इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का 20 साल पुराना कॉलेजियम सिस्टम बदलेगा। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल को एनजेसी कानून को नोटिफाई किया है। साथ ही सरकार ने अलग अलग हाई कोर्ट के लिए चल रही 125 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। देश के 24 हाई कोर्ट में जजों के कुल 358 पद अब भी खाली हैं। A constitution bench was constituted today to hear certain matters with respect to a challenge to NJSC, and there were certain objections raised by a few councils with respect to constitution of the bench. The constitution bench, after briefly hearing the matters, said that they will reconstitute a fresh bench, and these matters will be put up in due course after some time. सीबीआई ने 2G स्पेक्ट्रम मामले की जांच कर रही विशेष अदालत को बताया है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुमराह किया था। विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने कहा कि ए राजा ने 2G लाइसेंस आवंटनों में आरोपी कंपनियों के पक्ष में कट ऑफ तारीख बदल दी थी, जिससे स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक वायरलेस लिमिटेड जैसी कई कंपनियों को गलत तरीके से स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ। मामले में अंतिम जिरह 25 मई तक जारी रहेगी। सीबीआई ने नवंबर 2011 में मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें 122 लाइसेंसों के आवंटन में 30,984 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने जिन 17 लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें राजा के अलावा डीएम के सांसद कनिमोई, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहरा और टेलीकॉम कंपनियों के मालिक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की संभावनाएं तलाशने के लिए अंतर मंत्रालय समिति बनाई है। इस समिति की पहली बैठक आज होनी है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली यह समिति तय करेगी कि नेताजी से जुड़ी किन फाइलों को सार्वजनिक किया जा सकता है। समिति इसके लिए गोपनीयता कानून की समीक्षा करेगी। इस समिति में पीएमओ, आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि आजादी के बाद लंबे अरसे तक सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी कराई थी। नेताजी के रिश्तेदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके इन फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। This is obviously a very high level committee. So we from the family and the people of this country, I think we are really proud of Narendra Modi ji that he is the first Prime Minister of India who has taken such a positive step to unravel the mystery of Subhash Chandra Bose, liberator of India. तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की घोषणा की है। पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल की कीमतों में ₹1.30 प्रति लीटर की कमी की गई है। घटी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल ₹59.20 और डीजल ₹47.20 प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले 2 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई थी। उस वक्त पेट्रोल के दाम 49 पैसे और डीजल ₹1.21 प्रति लीटर सस्ता हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कहना है कि चंद्रमा के लिए दूसरा मिशन चंद्रयान 2 पूरी तरह से स्वदेशी कार्यक्रम होगा और इसमें रूस की मदद नहीं ली जाएगी। अहमदाबाद में इसरो प्रमुख एएस किरण कुमार ने बताया कि चंद्रयान में लगाया जाने वाला लैंडर रूस से आयात किया जाता रहा है, लेकिन अब हम खुद की तकनीक विकसित कर रहे हैं, इसलिए चंद्रयान 2 पूर्ण तरह से स्वदेश निर्मित होगा। उन्होंने बताया कि 2017-2018 तक तैयार हो जाएगा। चंद्रयान 1 चांद पर भारत का पहला अभियान था और इसे 22 अक्टूबर 2008 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। देश के कई हिस्सों में रेल का सफर भी इको फ्रेंडली होने वाला है। जनवरी में देश में पहली सीएनजी ट्रेन की शुरुआत से इन उम्मीदों को बल मिला है। राज्यसभा सांसद वंदना चौहान के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि ईंधन की बचत के लिए अनुसंधान में भी निवेश किया जा रहा है। और फिलहाल कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। संकटग्रस्त यमन के अल हुदैदा शहर से बुधवार को भारतीय नौसेना ने 76 भारतीय समेत 410 लोगों को बाहर निकाला। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सितांशुकर ने ट्वीट करके बताया है कि नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा 76 भारतीयों समेत 410 लोगों को लेकर अल हुदैदा से जिबूती के लिए रवाना हो गया है। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों को यमन से बाहर निकालने का अभियान राहत खत्म हो गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग के लिए आईएनएस सुमित्रा अदन की खाड़ी में तैनात रहेगा।
भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे हवाई अभियान के पूरा होने के बाद 9 अप्रैल को भारत ने यमन में अपना दूतावास बंद कर दिया था। भारत ने अब तक करीब 5,600 लोगों को यमन से निकाला है, जिसमें 4,640 भारतीय और 41 देशों के 960 नागरिक शामिल हैं। लीबिया ने यूरोप में अवैध प्रवेश की कोशिश करने वाले अफ्रीकी मूल के 260 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नागरिक अफ्रीका के अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले शुक्रवार को अवैध रूप से इटली में घुसने की कोशिश करते समय हुए एक नौका हादसे में 400 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही इन घटनाओं को देखते हुए लीबियाई तटरक्षक बलों ने अपने यहां चौकसी बढ़ा दी है। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अफ्रीका से यूरोप में प्रवास करते वक्त इन लोगों को लीबियाई तटरक्षक बल ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। अफ्रीकी मूल के इन लोगों पर लीबिया को रास्ता बनाकर अवैध रूप से यूरोपीय देशों में प्रवास करने का आरोप है। लीबियाई प्रशासन ने यह कदम शुक्रवार को हुए इस नौका हादसे के बाद उठाया है, जिसमें लीबिया से इटली जा रहे 400 लोगों की मौत हो गई थी। طبعا تم القبض على مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية عن طريق تمت عملية القبض عليهم عن طريق قوات خفر السواحل من مدينة مصراتة। उधर अवैध प्रवासियों की बढ़ती तादाद से इटली के नागरिक खासे नाराज हैं। इटली के नागरिकों का कहना है कि अवैध प्रवास को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। Chiediamo anche al governo centrale che possa darci una mano su questi sbarchi clandestini. Qui non si parla di essere razzisti, è soltanto che si parla che non abbiamo centri di accoglienza. दरअसल लीबिया, मिस्र, ट्यूनीशिया और मोरक्को अफ्रीका के तटवर्ती देश हैं और ये देश भूमध्य सागर के रास्ते अफ्रीका को इटली, फ्रांस और ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों से जोड़ते हैं। इन देशों से आए दिन अवैध प्रवास की घटनाएं सामने आती रही हैं। यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इन देशों से 2,80,000 लोगों ने यूरोप में प्रवास किया, जिनमें से 3400 लोगों की नाव दुर्घटना में मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत को यूरेनियम देने पर सहमत कनाडा, अगले 5 साल में 3,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति। प्रधानमंत्री ने टोरंटो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। यमन में तनाव के बीच नौसेना का अंतिम बचाव अभियान, 410 लोगों को जिबूती पहुंचाया गया। राहत अभियान समाप्ति की घोषणा। मसरत आलम और गिलानी के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। पाकिस्तान के समर्थन में लगाए थे नारे, अब तक गिरफ्तारी नहीं। आम आदमी पार्टी में कलह बढ़ी, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर अनुशासन समिति लेगी फैसला, पार्टी से निकालने के संकेत। गन्ना किसानों पर अहम बैठक आज, 13 गन्ना उत्पादक राज्य होंगे शामिल। आयात शुल्क बढ़ाकर 40% करने की मांग।